Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of general studies, current affairs and other few topics which are important from the point of view of preparation of different competitive exams, particularly the exams conducted by UPSC, MPPSC and SSC. फ्रेंड्स, पिछले दिनों भारत के राष्ट्रीय पटल पर जिस एक घटना की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो घटना है कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन, फार्मर्स एजिटेशन। उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि किस तरह से किसान नाराज़ है, किस तरह से वो दिल्ली की ओर कूच करना चाह रहे हैं और किस तरह से उनकी चर्चा, उनकी जो डिमांड्स है उसका किस तरह से विश्लेषण है। इन ध्यान रखिए कि इन मांगों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर उनकी मूल मांगे हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही MSP है कि MSP क्या होता है, MSP किस तरह से डिसाइड किया जाता है, हाउ डज MSP अफेक्ट्स फार्मर्स, हाउ डज MSP अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर, हाउ डज MSP अफेक्ट्स द गवर्नमेंट, और सरकार फिर ये भी कि हाउ इट इज़ डिसाइडेड, किस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का को निर्धारित किया जाता है। और इसको लेकर वर्तमान में जो कृषक आंदोलन हो रहा है इसमें कृषकों की क्या मांगे हैं और फिर उनको पूरा कर पाने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्यों सरकार इतना पसोपेश में है MSP को लेकर होने वाली डिमांड को लेकर। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही MSP होगा। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। फ्रेंड, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि MSP क्या है। देखिए, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। हरित क्रांति के बाद से ही जो है MSP जो है हमारे यहाँ कृषकों को दी जा रही है। MSP का मतलब क्या है, बिल्कुल साधारण से अंदाज में हम समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि सरकार जो है हर बुआई के मौसम से पहले, दो बुआई के मौसम, रबी की बुआई, खरीफ की बुआई पहले समझ लीजिए और फिर रबी की बुआई, इन दोनों मौसम के बुआई के मौसम के काफ़ी पहले लगभग सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। और घोषणा ये करती है कि साहब ये हमारे, मान लो गेहूं को लेकर, जौ को लेकर, चने को लेकर, कपास को लेकर, सोयाबीन को लेकर क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा इनका अगले वर्ष। अगली वर्ष जब ये फसल आ जाएगी और जब इनकी खरीदी की जाएगी तो इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होगा। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य ये समझ लीजिए कि सरकार के द्वारा दी जा रही एक प्रकार की गारंटी है। गारंटी को जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये सरकार द्वारा कृषकों को दी जा रही एक प्रकार की गारंटी है कि अगर इस फसल का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होगा तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करेगी। सरकार खरीदी करेगी। मान लीजिए, जैसे सपोज एक उदाहरण दो, जैसे गेहूं का अभी 2275 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। यह सितंबर में ही घोषित कर दिया गया था, सितंबर 2023 में। तो 2275 रुपये है। इसका मतलब यह है कि अगर गेहूं की कीमत, जब गेहूं की फसल आ जाएगी मार्च अप्रैल में, तब बाजार की कीमत अगर 2275 रुपये से कम होगी तो सरकार गेहूं खरीदेगी 2275 रुपये के रेट पर। ठीक है, तो सरकार द्वारा एक गारंटी है कि साहब अगर बाजार मूल्य जो है, मार्केट प्राइस जो है, इट इज़ लोअर देन द MSP और मिनिमम सपोर्ट प्राइस और न्यूनतम समर्थन मूल्य, तब जो है सरकार इसको खरीदेगी MSP पर। यह सरकार की एक प्रकार की गारंटी होती है। यह है MSP। तो सरकार, जैसा कि मैंने बताया कि हर बुआई के मौसम के पहले, खरीफ की बुआई के मौसम के पहले, रबी की बुआई के मौसम के पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये कई फसलों पर लागू है। अभी हमारे यहाँ 24 ऐसी फसलें हैं जिन पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और खरीदती है। ठीक है, 24 ऐसी फसलें जिसमें गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है, जौ है, चना है, मसूर है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, ऐसी कई फसलें। इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों आता है ये देखें। देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाम समझिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। पहली चीज़ है, ये ऐसा प्राइस है जो कृषकों को सपोर्ट देने के लिए, किसानों को सपोर्ट देने के लिए, एग्रीकल्चर को सपोर्ट देने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ऊपर की ओर आए, क्योंकि कृषि पिछड़ी होगी तो कृषक पिछड़ा होगा, और चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर बहुत ज़्यादा आश्रित है तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी पिछड़ी होगी। इसलिए जो है कृषकों को सपोर्ट देने के लिए, कृषि को सपोर्ट देने के लिए, उसको समर्थन देने के लिए ये मूल्य डिसाइड किया जाता है। तो सरकार, अगर ये मान लीजिए 2275 गेहूँ का रेट होगा और 2275 से कम मान लो बाजार मूल्य है, तब सरकार खरीदेगी। तो किसान अपना गेहूं किसको बेचेगा? सरकार को बेचेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो निजी व्यापारी है उनको फिर गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो मजबूर होकर 2275 या उससे अधिक रेट पर ही खरीदी करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि गेहूं की कीमत को ये नीचे आने से क्या करेगा? रोकेगा, और इस तरह से कृषकों को समर्थन मिलेगा। ध्यान रखिए, इसी को अगर इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो इसी को हम कहते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन, पॉलिसी ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन, या इसको हम कहते हैं मूल्य स्थिरीकरण की नीति। तो मूल्य स्थिरीकरण के लिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए भी ये डिसाइड किया जाता है। फार्मर्स को सपोर्ट देने के लिए भी और प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए भी ये डिसाइड किया जाता है।
अब प्रश्न यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है वो उसकी घोषणा जो है वो तो करती है देश का जो कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वो इसकी घोषणा करता है। लेकिन घोषणा से पहले वो एडवाइस लेता है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रक्रिया में, और वो संगठन है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये पहले CAP के नाम से जाना जाता था। जब हरित क्रांति हमारे यहाँ हुई थी 1955-60 के पीरियड में, तब जो है कृषकों को उनकी फसलों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एक CAP की स्थापना की गई थी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइसेस, कृषि मूल्य आयोग। ये 1965 में स्थापित हुआ था, 1965 में। लेकिन बाद में 1985 में इसको फिर से नया नाम दिया गया CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये जो है कृषि मूल्यों का अध्ययन करती है, कृषि के लागत का अध्ययन करती है, कृषि में कितनी लागत लग रही है, बीज की लागत, खाद की लागत, बिजली की लागत, सिंचाई की लागत, लेबर की लागत, और इन लागत के आधार पर यह तय करती है कि कितना मूल्य होना चाहिए। तो ये फिर CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है अलग अलग फसलों के लिए, और फिर सरकार को सजेस्ट करती है। और फिर मैंने बताया कि कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय जो है इसकी घोषणा करता है प्रत्येक फसल मौसम के काफ़ी पहले से, ठीक है, ताकि कृषक डिसाइड कर सके कि मुझे कौन सी फसलें बोनी चाहिए जिसमें मुझे अच्छी कीमत मिल सकेगी। तो ये CACP की सलाह पर सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय जो है इसकी घोषणा करता है। तो प्रश्न यह है कि आज जो कृषक आंदोलन हो रहा है, आज जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें क्या मांग है MSP को लेके? देखिए, जो किसान आंदोलन है वो ये डिमांड कर रहा है कि MSP के गारंटी के लिए कानून आना चाहिए। मतलब सरकार एक कानून बनाए, ऑर्डिनेंस जारी करके, अध्यादेश जारी करके, या संसद में बिल लाकर एक कानून बनाए कि जो MSP है वो मिलनी ही चाहिए। एक दूसरा चीज़ यह है कि MSP सभी फसलों पर मिलनी चाहिए। यानी अभी मैंने जैसे बताया कि 24 फसलों को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो सभी फसलों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। और तीसरी चीज़ यह है कि ये एक गारंटी के रूप में होना चाहिए कि पूरी की पूरी फसलें जो है हम MSP पर खरीदेंगे। ठीक है, ये मांग सरकार से की जा रही है कृषक आंदोलन के दौरान MSP को लेकर। देखिए, किसान आंदोलन की और भी बहुत सारी मांगे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि पिछले किसान आंदोलन में जिन लोगों पर मुकदमे चलाए गए उनको छोड़ दिया जाए, जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनको कंपेंसेशन दिया जाए, उनके बच्चों को सरकारी जॉब दिया जाए, नौकरी दी जाए, और भी ऐसी कई सारी मांगे हैं। लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द MSP। तो MSP को लेकर यही मांग है। एक तो ये कि MSP को लेकर कानून बनाया जाए, MSP की गारंटी को लेकर सभी फसलों पर MSP दी जाए, और फिर ये कि पूरा की पूरी फसलें जो है, मतलब फसल का पूरा अमाउंट जो है वो MSP पर खरीदा जाना चाहिए। सॉरी। प्रश्न ये है कि सरकार को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सरकार के सामने प्रॉब्लम यह है कि वैसे ही सरकार काफ़ी फसलों पर दे रही है। आप देखिए कि ये गवर्नमेंट जब आई थी, मतलब NDA की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आज से 10 साल पहले जब आई थी, तब केवल 11-12 फसलों को ही इंक्लूड किया जाता था MSP पर, और उनकी भी प्रॉपर खरीदी नहीं होती थी। पर पिछले 10 साल से काफ़ी, मैंने बताया कि 24 फसलों को खरीदा जा रहा है, बड़े अमाउंट में खरीदा जा रहा है। लेकिन अगर सभी को गारंटी देंगे, सभी फसलों को, तो एक तो सभी फसलें, कृषि में बहुत सारी ऐसी फसलें जो कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं, व्यावसायिक फसलें भी हैं, उन पर देना सरकार के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। उसका स्टोरेज सरकार नहीं कर सकती, उसका ट्रांसपोर्टेशन सरकार, उसमें लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है सरकार के लिए। दूसरी चीज़ यह है कि सरकार क्या करती है अभी कि जब खरीदी करती है तो एक निश्चित अवधि में करती है, भैया ये 2 महीने, ये 1.5 महीने हम खरीदे करेंगे, इसमें जो फार्मर्स ले आएंगे उनकी खरीद लेंगे, साल भर नहीं खरीदेंगे। तो सभी पूरी की पूरी फसल खरीदने की गारंटी नहीं देती है। अगर देगी और पूरी फसल करेगी तो सरकार पर ध्यान रखिए कि 2 तरफा दबाव होगा। एक तो सरकार के वित्त पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट उनको इसमें खर्च करना पड़ेगा जो लाखों करोड़ में होगा, ध्यान रखिए। तो ये पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज़, अगर सरकार ही पूरी खरीदेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि कृषि का जो बाकी बाजार है उसका क्या होगा? बाकी जो कृषि के क्षेत्र में जो व्यापारी काम कर रहे हैं, जो मंडियाँ काम कर रही हैं, उनका क्या होगा अगर सरकार ही सारी खरीदेगी? तो ये भी सरकार के सामने क्या है, प्रॉब्लम है। तीसरी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है प्राइस स्टेबलाइजेशन। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो काफ़ी ज़्यादा होता है उस पर अगर सरकार पूरी फसल खरीदेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कम कीमत में खरीदेगी, ज़्यादा कीमत में खरीदेगी, तो बाजार में वो चीज़ ज़्यादा कीमत में ही बिकेगी। ठीक है, अब ज़्यादा कीमत में बिकेगी तो फिर उपभोक्ता का क्या होगा? आम उपभोक्ता जो गेहूं खरीदता है, दाल खरीदता है, तिलहन खरीदता है, तेल खरीदता है, उसके लिए तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन 2 तरीके से होता है। एक कि कीमतें एक निश्चित सीमा से कम ना हो ताकि फार्मर्स को सही कीमत मिले। दूसरा है कि कीमत एक निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि
उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर सारी फसलें सरकार अगर खरीदेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में उपभोक्ता के लिए जो कृषि आधारित वस्तुएं हैं, कृषि आधारित जो कमोडिटीज़ है, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्राइस स्टेबलाइजेशन कठिन हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है या नहीं जा रहा है, देखिए, अगर देश में पूरी की पूरी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी तो देश में सभी फसलों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब देश में कीमतें बढ़ जाएगी तो इसका एक्सपोर्ट नहीं होगा साहब, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट, अभी क्या हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में जो कीमत है और इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है, इसमें अंतर है। तो आप मान लीजिए 100 रुपये में गेहूं खरीद रहे हैं तो और 125 रुपये में विदेशों में बेच रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट करना आसान है। लेकिन जब घर में ही 125 हो जाएगी, डोमेस्टिक प्राइसेस ही 125 हो जाएगी और बाजार में भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 125 होगी, तो स्वाभाविक सी बात है फिर बेचने में कोई लाभ नहीं होगा, और लाभ नहीं होगा तो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसके कारण कृषि उत्पाद का एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगा, वो भी सफ़र करेगा, वो भी डिटेरियरेट होगा, वो भी कम होगा। तो ये सरकार के सामने प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम है। हालांकि सरकार कुछ और फसलों को इसमें इंक्लूड कर रही है और सरकार किसानों से बात कर रही है, पर सरकार के सामने ये कठिनाइयाँ तो है ही। तो ये चीज़ें हैं जो एमएसपी को लेकर आपको जाननी चाहिए। खासतौर पे देखिए, एक आम नागरिक को भी जाननी चाहिए, उन लोगों को भी जानना चाहिए जिन्हें भारत की राजनीति में, भारत की अर्थव्यवस्था में रुचि है, और उन लोगों को तो जानना ही चाहिए जो सिविल सर्विसेज की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ये वीडियोस नियमित रूप से आपको मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।